नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1985 का, जिसमें 6A जो सेक्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने वैध ठहराया है। आसान शब्दों में मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि ये फैसला दरअसल है क्या। जी, देखिए ऐसा है कि 1955 का हमारा सिटीजनशिप का एक्ट है। तो इसमें जब कहीं हम नागरिकता देना चाहते हैं तो इसमें हमें समय समय पे संशोधन करना पड़ता है। अब हुआ क्या कि आसाम से में जो है बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए जब पूर्वी पाकिस्तान बन गया एक तरह से। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग इलीगल तरीके से आए, कुछ लोग लीगल तरीके से आए। कुल 3 बार लोगों का आना हुआ है वहाँ पे, और उसी हिसाब से उसमें इनकॉर्पोरेशन किया गया कि क्या-क्या चीज़ें की जानी चाहिए। तो एक तारीख निर्धारित की गई सिटीजनशिप एक्ट 1985 के द्वारा, जिसमें कि कहा गया कि जो भी व्यक्ति 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको जो है यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। और इस चीज को जो है कई लोगों ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसपे जो है पहली बात तो हमें समझना होगा कि जो मामला है पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट आसाम और आम पिटिशनर्स जो थे, जो लोग वहां पे पहुंचे थे स्टेट आसाम सरकार के खिलाफ जो है, उनके बीच है। भारत सरकार इसमें एक तरह से कोई नेशनल लेवल पे आर्डर पास नहीं हुआ है। ये आसाम राज्य के लिए पास हुआ है और आसाम गवर्नमेंट को कहा गया है। तो मैं एक्ट के प्रोविजंस पे आता हूं। तो एक्ट में कहा गया कि जो लोग 25 मार्च 1971 के पहले आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह प्रावधान है 6A में। और 6A में वो कंडीशन बताई गई हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन होंगी जिसके तहत जो है नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहां पर अब सवाल उठता है कि जब सेक्शन 6A में ही है कि जो व्यक्ति नागरिकता नहीं पाएगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा कि हु इज द फॉरेनर, विदेशी कौन है। और जब घुसपैठिया विदेशी कौन है? कौन है, घुसपैठिया कौन है, लीगल वर्ड उसमें जो यूज हुआ है फॉरेनर हुआ है कि हम उसे फॉरेनर आइडेंटिफाई करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि फॉरेनर को आइडेंटिफाई करना है और उसे केंद्र सरकार को सूचित करना है, क्योंकि नागरिकता एक ऐसा विषय है जो कि पूरी तरह से एक्सक्लूसिव डोमेन होता है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का इसमें जो है डोमेन नहीं आता है। तो राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है कि किसी भी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर ले तो देश से बाहर भेज दे, उसके लिए उसे केंद्र को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6A आइडेंटिफाई करता है हु इज द फॉरेनर, और फॉरेनर को आइडेंटिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी देता है कि केंद्र सरकार को सूचित करे। सूचित करने के बाद सारी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में आ जाती है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 जो मेन प्रोविजन है, जो मेन एक्ट हमारा है, चाहे आप अभी जो CA के प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे अभी कुछ साल पहले, उस सभी 1955 का जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसी में संशोधन करते हैं। जो आपने सुना ना CA का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो द जी। फुल फॉर्म ऑफ CA इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो CA 1985 का भी इसी तरह से कुछ लोग विरोध करते हुए आए थे। तो 1955 का नागरिकता का जो हमारा कानून है उसी से सारी चीजें गवर्न होती हैं। सर, तो अब जब ऐसे आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कि इतने साल से पहले जो आए हैं उनको उनको सिटीजनशिप मिलेगी, असम के लिए कहा गया है। 1971 के बाद जो आए उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दे विल बी टर्म्ड एज ए फॉरेनर, उन्हें विदेशी माना जाएगा और आइडेंटिफाई करके आपको केंद्र सरकार को सूचित करना है। और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चली, आपने अगर सुना हो, बहुत ही गंभीरता से कोर्ट ने इस मसले को लिया है जो है। और यह केवल नागरिकता का मामला नहीं है, यह लोगों के अधिकार, जो राज्य के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को कहीं छीनता है। और दूसरी बात जो है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मामला है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है और बड़ी गंभीरता से इसको लिया है। जी सर, क्योंकि असम में 40 लाख घुसपैठिए रहते हैं जिनको मियां कहा जाता है। 1971 के बाद ही उनकी एंट्री
असम में होती है। और अगर एक आंकड़ा कहता है कि 57 लाख इसी तरह के घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रहते हैं, लेकिन ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है ये असम के संदर्भ में है। लेकिन अब तो हंगामा मच जाएगा ना, 1971 के बाद तो कितने सारे लोग असम में आए हैं जिनको फॉरेनर कहा जाए या हम घुसपैठिया बोले, तो यानी कि उन पर तलवार लटक गई है कि असम सरकार अब जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनको आइडेंटिफाई करेगी, बताएगी कि ये फॉरेनर्स है और उनको जानकारी देनी होगी केंद्र सरकार को, उसके बाद उनको वापस डिपोर्ट किया ही जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा असर होता है क्योंकि हाई कोर्ट का ये फैसला नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला उस स्टेट तक ही कंसर्न होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य के किसी कानून को जस्टिफाई कर दिया या किसी एक्ट को जस्टिफाई कर दिया, अगर सिमिलर सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज हैं तो दूसरे राज्य उस काम को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं उसी पे, बशर्ते कि केस आइडेंटिकल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या बांग्लादेशियों की समस्या केवल आसाम की है? तो जवाब में आपने खुद ही कह दिया कि बांग्लादेशी तो पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी तो जो है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चले गए हैं, बांग्लादेशी तो कर्नाटक में जाके बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी जम्मू कश्मीर में जाके बैठे हुए, जम्मू में जाके बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी दिल्ली एनसीआर में आके बैठ गए हैं। तो अगर इस बात को हम ये कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एक केवल आसाम तक सीमित नहीं रहेगा, जहां कहीं भी राज्य सरकार आसाम के तर्ज पे अपना आगे बढ़ करके जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस हैं एज अमेंडेड बाय द सीए एक्ट, अभी 2021 सीए था ना, सीए एक्ट क्या था 2021, तो सीए का जो एक्ट है उससे अमेंड होने के बाद अब सारे राज्य इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके लिए एक तरह से ग्रीन सिग्नल हो गया, क्योंकि जब ग्रीन सिग्नल हो गया इसका मतलब अगर राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो राज्य सरकार सीधा ग्राउंड लेगी कि भाई अगर आसाम में आइडेंटिफाई किया जा सकता है फॉरेनर तो व्हाई नॉट इन उत्तर प्रदेश, व्हाई नॉट इन उत्तराखंड, व्हाई नॉट इन दिल्ली एनसीआर, व्हाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इन सब जगहों पे जहां पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, उन लोगों के ऊपर अब एक तरह से कहें अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से एक जिम्मेदारी बढ़ गई है और लोगों की अपेक्षा भी है, क्योंकि आप आए दिन समस्याएं देख रहे हैं, जहां कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी समस्याएं हमारे आसपास में क्राइम की बढ़ रही हैं और हमारे लोकल्स की रोजगार वो छीन रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी के तहत जो मार्केट रेट है उससे कम पे काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार हम अगर मार्केट को ऑक्युपाई कर लेंगे और लोकल्स को जॉब से बाहर कर देंगे तो फिर हम उसको जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे मार्केट में। तो ये सब चीजें अभी आप देख रहे हैं। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली थी, नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो हम आपने देखा ही था कि अभी जब सीए एनआरसी के प्रोटेक्ट हुए थे यहाँ पे शाहीन बाग में, या फिर चारों तरफ से दिल्ली की अंदर एंट्री बंद हो गई थी लोगों की, तो इन सब से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकारों को आगे बढ़ करके इसमें कदम उठाना चाहिए। जी सर, अभी याद कीजिए कि झारखंड में भी ये मामला चल रहा है, वहां पर भी जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए इलाके हैं, जो पश्चिम बंगाल से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर पुरजोर तरीके से घुसपैठ हो रही है। वहां पर तो ये लोकल लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये मुद्दा बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उठाया था संसद में, लेकिन तब वहां की सरकार ने कहा था कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। वहां के झारखंड हाईकोर्ट में ये मामला लगातार चल रहा है, लेकिन बार बार कहा जाता है कि यहाँ तो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया है ही नहीं। और तब तो सारा का सारा दारोमदार केंद्र सरकार पर डाल दिया जाता है। चलिए, वहां पर अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की है, लेकिन एक रास्ता तो खुल गया ना। अब तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनेगी कि वो आइडेंटिफाई करें। और डेमोग्राफिक चेंज जो सर हो रहा है वो इसी वजह से तो हो रहा है कि ये लोग जब आते हैं सर, अगर पश्चिम बंगाल से घुसते हैं तो आप देखिए इनके हाथ में फर्जी आधार कार्ड भी होता है, वोटर आई कार्ड भी होता है। वोटर आई कार्ड के चलते ही तो ये घुसपैठ हो रही है। एक बड़ी कितनी सारी पार्टी है जिनका ये वोट बैंक है, उनको तो मिर्ची लग गई होगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है
वह कल्चर के रूप में, भाषा के रूप में हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे भारत का हिस्सा है। और बंगाली व्यक्ति को हम अपने देश के उसी नागरिकों की तरह, जैसे अन्य कहीं राज्य किसी राज्य को प्रेम करते हैं, उसी तरह करते हैं। और ये जो बांग्लादेशी आते हैं, अपने आप को कभी बांग्लादेशी नहीं कहते, बंगाली बनकर के ही हमारे यहाँ प्रवेश करते हैं। अब समस्या ये आती है कि खासकर जो बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल का है, वो अपने आप को कैसे साबित करे कहीं पे, अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए, या ये कहीं वही अगर किसी को घुसाने पे आमादा हो जाए, जो पश्चिम बंगाल का मूल निवासी है, मुस्लिम है, अगर वो किसी बांग्लादेशी मुस्लिम को अपने परिवार का सदस्य बताता है, तो अथॉरिटीज के लिए सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये फॉरेनर है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये विदेशी है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर नेपाल से आया हुआ कोई हिंदू जिसका नाम पांडे है, शर्मा है, हम अपने घर में किसी नगर पालिका के सामने जाके एफिडेविट दें कि हमारा भाई है या हमारे रिश्तेदार हैं, तो अथॉरिटीज कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगी? खासकर अगर उस स्थिति में जब वो नेपाल से आने वाला व्यक्ति नेपाली की जगह हिंदी भी फर्राटे से बोल रहा, जैसे तराई के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यही स्थिति पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेशी यहाँ आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो अपने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनसे पूरा सपोर्ट पाते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं देश में दो तरह की मानसिकता चल रही है। एक तरफ राष्ट्रवाद की मानसिकता है, एक तरफ जिहाद की मानसिकता है। तो जो लोग जिहादी मानसिकता से ग्रसित हैं, उनके लिए अपना धर्म सबसे ऊपर है, राष्ट्र उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। और करप्शन के पॉइंट को हम इनकार नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें मैं कह रहा हूं, एक तो अथॉरिटीज के लिए डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को। दूसरी बात, अगर करप्ट प्रैक्टिस वहां पे चल रही है तो वो तो काम और आसान हो गया। तो जैसा आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर या सभी जगहों पे इनके वोटर आई कार्ड बन जा रहे हैं, सब कुछ बन जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि लिंग्विस्टिक तौर पे और कल्चर के तौर पे बंगाली जो बांग्लादेश से आता है वो हमारे बंगाली भाइयों के साथ मिक्स हो जाता है और उसे पहचानना मुश्किल होता है। सर, दिल्ली एनसीआर की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी तो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक रोहिंग्या और घुसपैठिए हैं। आप अगर नोएडा की तरफ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ देखिए सोसाइटीज में जितनी महिलाएं काम करती है वो सबकी सब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन बंगाली बनकर वो काम कर रही हैं। बहुत तो अपना नाम भी बदल लेते हैं, मुसलमान की जगह वो बंगाली हिंदू बन जाते हैं। तो पहचाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मशक्कत वाला काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखिए अंजू जी, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक कहावत कही जाती है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो देश में, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, क्योंकि फांसी पे लटकना पड़ेगा ना। तो हर कोई चाहता है कि देश से बांग्लादेशी घुसपैठिया चला जाए, भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। लेकिन नोएडा और गुड़गांव की सोसाइटीज में अगर आप चले जाइए, जो हाई राइज सोसाइटीज हैं, उसमें काम करने वाली मेड का काम, हाउसकीपिंग का काम करने का काम इन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है, बांग्लादेशियों ने। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोसाइटी है, रजिस्टर्ड एओए है, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, उसको तो चाहिए सस्ता लेबर। तो वो चाहे गुड़गांव के आसपास के या नोएडा के आसपास के जो गांवों के लोग हैं, वहां के स्थानीय लोगों को छोड़ करके, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति सम्मान के साथ काम करता है, वह अपने अधिकार के लिए लड़ जाएगा। तो एओए को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने अधिकार की मांग ना करे, कर्तव्यों की मांग ना करे, और जो है चुपचाप किसी तरह से एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार हो। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे आगे आते हैं कि भाई वो अपनी वर्क फोर्स सप्लाई करेंगे, और एक तरह से उनका धार्मिक उद्देश्य भी पूरा होगा कि कल को जब हम इस चीज को ऑक्युपाई कर लेंगे तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हमें पूरे सोसाइटी की पूरी जानकारी होगी कि किस फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, कितने बजे जाता है, कहाँ जाता है, और सारी इंफॉर्मेशन जो है उन लोगों के पास होगी जो कल को किसी तरह से उनके धार्मिक उद्देश्य को, या ये कहें कि उसका जो आसमानी किताब है जिसके तहत कहा जाता है कि आपको जो है जन्नत में जगह मिलेगी, तो उस जन्नत की जगह पाने के लिए गलत रास्ते भी अपनाने के लिए तैयार होता है और इंफॉर्मेशन को पास भी करता है। दूसरी बात, हमारे घर में मेड, भाई आप अगर 40,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की नौकरी पे काम कर रहे हैं,
2100 में एक मेड काम कर रही है, 1500 में काम है, 500 रुपए में आपको क्या हो जा रहा है कि आप अपने उस क्षेत्र में जहां के भाई बहन बेरोजगार हैं, काम देने की बजाय आप कहते हैं बांग्लादेशी मेड आती है हमारे यहाँ करके जाती है, आपके यहाँ 2500 लेती है जो लोकल है, हमारे यहाँ तो 2100 में करती है, हमारा 400 रुपए बचता है। तो आप यही चाहते हैं कि मोदी काम कर दे देश के लिए, योगी काम कर दे देश के लिए, हेमंत बिश्व शर्मा सबके लिए आके लड़ जाएं, लेकिन आप जब 400 रुपए की बात आएगी तो आप रोजगार नोएडा के लोकल व्यक्ति को नहीं देंगे, लोकल महिला को नहीं देंगे, आप कहेंगे बांग्लादेशी है, बड़े टाइम से आ जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लिए जड़ खुद खोदते हैं। जब आप एक बांग्लादेशी मेड को अपने घर में घुसने देते हैं, जब आप एक बांग्लादेशी को हाउसकीपिंग स्टाफ पे आपकी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन लगाती है, आपकी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन एक बांग्लादेशी को पार्किंग की ड्यूटी देती है, तो ये लोग आपकी एक्टिविटीज की निगाह भी रख रहे हैं और आपके खिलाफ कल को जब कोई बात आएगी तो आपकी सोसाइटी में रहते हुए आपकी सोसाइटी के खिलाफ खड़े होंगे। समझिएगा इस बात को, मेरे इशारे को। उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। अभी 1000-1500 की भीड़ अगर किसी टावर को घेर ले किसी सोसाइटी फ्लैट के, तो एक भी जहां बांग्लादेशी होगा वो अपने लोगों को ही मरवाने के लिए सबसे पहले आगे आ जाएगा। सोसाइटी की सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहले पहुंचा देगी कि किस घर में अटैक किया जा सकता है, कहां पे गला काटा जा सकता है, कहां बिजली काटी जा सकती है, कहां पानी काटा जा सकता है, कहां क्या बवाल किया जा सकता है। तो हम लोग, ये गंभीर विषय है, इसीलिए मैं इस बात को रख रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आसपास देखता हूं कि अरे बांग्लादेशी मेड आ जाती है, बंगालियों को हमने लगा रखा है प्रोजेक्ट में, बंगाली लेबर आते हैं मालदा से। आपने लोकल्स को काम नहीं दिया, क्योंकि लोकल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करता है। लोकल्स की एक कमी होती है कि वो इकट्ठा होकर के अपने लेबर फोर्स की बार्गेन करता है, और जिससे जो ठेकेदार होता है उसको अपना कॉन्ट्रैक्टर जो होता है प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी दिक्कत आती है। वो चाहता है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट किसी तरह पूरा हो, जो भी आए तरीके से काम करे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 400-500 रुपए बचाने के चक्कर में अपनी सिक्योरिटी को लोग दांव पर तो लगा रहे हैं। पर अब जो ये फैसला आया है, हर घर की मेड को पता होता है कि साहब कितने बजे घर जाते हैं, मैडम कितने बजे अकेले होती हैं, मैडम कितने बजे बच्चे को लेने जाती हैं। उस बीच ताला टूटता है, उस बीच घर से सामान गायब होते हैं, और उसी बीच जो हाउसकीपिंग में लगे हैं, जो गार्ड में लगे हैं, वो भी गायब रहते हैं कि कल को हमारी ऊपर जिम्मेदारी ना आए, तुम काम करके निकल जाओ। आप जो कह रहे हैं, आप सोचिए कि ये तो घरों की मेड्स की बात है। जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप्स पर कितने ऐसे हमले हुए जहां पर ये पता चला कि वहां पर आकर रोहिंग्या को बसाया गया था। रोहिंग्या ने ही मुखबरी दी कि किस वक्त किस रास्ते से कॉन्वॉय जाता है, किस वक्त वो लोग गश्त पे बाहर निकलते हैं। ये तो घटनाएं कितनी बार सामने आ चुकी है। तो ये जो एक सोची समझी साजिश के तहत इनको बसाया जा रहा है, लाया जा रहा है, ये पार्टियां ही तो कर रही है जिनको इनसे वोट चाहिए। वरना आप खुद सोचिए कि उत्तराखंड में ये बस गए, उत्तराखंड तक इनको किसने पहुंचाया। कम से कम असम के मामले में अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है तो देश के लोगों की आंखें तो खुलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा भी आपकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको भी सेंध लग चुकी है इस घुसपैठ के जरिए। नहीं, आप एक चीज देखिए, अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो जगह जगह पीर वाले बाबा बैठे हुए हैं मजार पे, और उस मजार पे सुबह से शाम तक 20 रुपए भी चढ़ाने वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन हरी चादर उस पर बिछी होती है। क्यों? क्योंकि एक आदमी बैठा हुआ है जो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। ये जितने भी सड़क के किनारे बाबा लोग बैठे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि देश के लोगों पे, पुलिस के लोगों पे, सेना के लोगों के मूवमेंट पर नजर रखना। और शायद इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने कहा कि जितने नकली पीर बाबा है सबको हम खत्म करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया है। और आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या आ गई है सुक्खू सरकार के लिए हिमाचल में। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को भले लोगों ने चुन लिया है, लेकिन उम्मीद वो लोग वही कर रहे हैं क्योंकि देवभूमि हिमाचल भी है। अगर जब हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं जी, वहां पर तो 98% हिंदू ही तो रहता है। कांग्रेस हिंदुओं के वोट से तो जीती है वहां। तो बाकी जातियां जो है, मतलब अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें, मुश्किल से 1 या 1.5% ही है। तो हिमाचल के लोगों की भी कांग्रेस से अब अपेक्षाएं ऐसी हैं कि वह जो है राष्ट्र हित में और राज्य के लोगों के हित में, क्योंकि लोगों ने देख लिया
कि पता चल रहा एक भी मुस्लिम आबादी न ऊपर के गांव में है न नीचे के गांव में है, और बीच रोड पे पीर बाबा बैठ गए हैं। किसके लिए बैठ गए भाई? जब पूरे राज्य की आबादी ही 2% है इनकी, और हाईवे के किनारे बैठे हुए पीर बाबा। मस्जिदें बन गई, मस्जिदें बन गई, 4-4 5-5 मंजिलें, 4-5 मंजिलें बन गई। तो इन सब चीजों को हम लोगों को बड़े गंभीर, और कूड़े का कारोबार देख लीजिए, हाँ। कबाड़ का कारोबार देख लीजिए। ये सब कबाड़ वाला कारोबार नहीं है, ये एक तरह से कहिए बीइंग इन डिसगाइज। आप पर किसी की निगाह नहीं होगी, लेकिन आपकी निगाह सब पर होगी। सर, अब जब ये आप असम के संदर्भ में फैसला आया है, तो पहले तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कि हिमंता बिस्व शर्मा, अब तो लिस्ट तो उनके पास पहले से तैयार है, 40 लाख वहां पर घुसपैठिए हैं, फॉरेनर हैं, तो अब तो बहुत जल्दी वहां पर सफाई अभियान शुरू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो हरी झंडी मिल गई है। वहां पे सफाई अभियान शुरू होगा, और मुझे लगता है एक साथ सभी जगह शुरू हो जाएगा। अभी देखिए बिलबिलाहट में लोग पहुंचेंगे, सारे भाग के पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। आपने जी फैसला आसाम के लिए दिया था, देखिए उत्तराखंड में भी शुरू कर दिया। देखिए झारखंड में तो बहरहाल अभी सरकार दूसरी है। तो इस तरह से सारे राज्यों के खिलाफ ये लोग भाग भाग के आएंगे, लेकिन भाग के आए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि नवंबर में हमारे चंद्रचूड़ साहब जाने वाले हैं, उसके पहले ही आ जाए तो बेहतर है कि चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दिया है और वही उस पर मुहर भी लगा के जाए, भैया ठीक है, हमने स्टेट स्पेसिफिक कोई बात नहीं कही है, हमने जो चीज कही है वो तो कोई भी फॉलो कर सकता है। तो आने वाले समय में एक चीज जानिए कि इस बात को हम सभी लोगों को गंभीरता से लेना होगा कि जो छोटी बात हो रही है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जी सर, एनआरसी का ये एनआरसी से जोड़कर देख सकते हैं ना कि एनआरसी का रास्ता ही साफ हुआ है इसके जरिए। जब आप फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो रजिस्ट्री तो एक होगी ना आपकी बाकी नागरिकों की, तो एनआरसी हुआ ना ये। आप अगर गृह मंत्री जी की बात सुने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि सीए और एनआरसी दोनों होके रहेगा। और एनआरसी है क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अगर जन योजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए आपकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और आप दे रहे हैं वॉलंटियरली, तो कल को अगर उसको एक जगह नोट किया जाएगा तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो सकती है? और एनआरसी तो होना ही है। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देसी कौन है। अगर हम फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो लिस्ट तो क्लियर हो गई ना कि नेशनल कौन बचा। कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना, फिर कागज तो दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाने पड़ेंगे। और आपके माध्यम से मेरा ये है कि अगर एजेंसी तक बात जाए और हायर अथॉरिटीज तक बात जाए तो मुझे तो लगता है कि जैसे कि फोन की सिम अगर आप खरीदने जाते हैं आज की तारीख में, अगर आपने रिसेंट में खरीदा भी हो तो कहा जाता है एक मोबाइल नंबर दीजिए, तो उस पर ओटीपी आता है, एक किसी व्यक्ति का नंबर दीजिए जिस पे ओटीपी जाएगा। तो आज की तारीख में आपका आईडी प्रूफ झूठा हो, फर्जी हो, लेकिन उसके साथ एक मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह जितने भी आधार कार्ड हैं, मैं सजेशन दे रहा हूं, हो सकता है भारत सरकार तक बात चली जाए, जितने भी आधार कार्ड हैं उनके साथ ये मैंडेटरी किया जाना चाहिए कि कम से कम 2 आधार कार्ड इनके साथ लिंक हो। परिवार के किसी के भी लिंक हो, लेकिन रिश्तेदारी बतानी है कि क्या रिलेशन है। आपका भाई अपना आधार नहीं दे रहा, आपके ससुराल वाले कोई देने के लिए तैयार है, फादर इन लॉ के साथ लिंक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साले के साथ, आधार के साथ, लेकिन 3 आधार एक साथ जोड़िए। उससे होगा क्या, ये जो फर्जी आधार बने हुए हैं इनको भी लिंक करना पड़ेगा सबको। अगर एक मिस्टर अब्दुल आए हुए हैं बांग्लादेश से, जिनका बांग्लादेशी आधार बन गया, लेकिन उनको 2 और आधार से लिंक होना पड़ेगा। तो अगर फादर बन के लिंक करेंगे तो कम से कम 21 साल ज्यादा उम्र वाले के साथ उनको लिंक होना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर बेटे बन के लिंक करेंगे तो उससे कम उम्र के साथ लिंक होना पड़ेगा। अगर पत्नी बन के लिंक करेंगे तो कागज में उसे राइट देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। तो अगर इस तरह से 3 आधार लिंक हुए तो म्यूचुअल रिलेशनशिप इन तीनों के बीच इस्टेब्लिश होगी। और होगा क्या कि जो बांग्लादेशी
या ये कहें कि जो अपने भाई का नहीं होता है, सगे का नहीं होता है, वो कल को जब इस आधार लिंक से जुड़ने वाली जिम्मेदारी आएगा तो कहेगा नहीं नहीं जी मेरा मत डालना। हाँ, क्योंकि संदीप जी, अभी आपको याद होगा कि रायबरेली साइड भी, अमेठी साइड भी पकड़ा गया था पूरा का पूरा आधार केंद्र, जहां से एक ही जैसी तारीख 1 जनवरी को पैदा हुए हैं, कम से कम 800 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ था, एक ही तारीख पर सब पैदा हो गए थे। तो ये सारी बताओ, पोल पट्टी खुलेगी ना कि एक तारीख को जो पैदा हुए, इनके बाकी लोगों से क्या रिश्ते, इनका माँ कौन है, बाप कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, ये तो पता चलेगा जब ये जुड़ेंगे, तब पोल पट्टी खुलेगी कि ये तो अकेले आए थे या कोई और भी है यहाँ पर। मुझे तो तब लगता है आपसे। कि ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपसे, ये सबसे बड़ा एनआरसी हो जाएगा। हम्म। और पूरे भारत में इसको लागू कर दो, पूरे भारत में लागू कर दो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डर ही नहीं रहेगा कि क्या कोई नेपाल का व्यक्ति भारत का नागरिकता ले रहा है या कोई श्रीलंका का व्यक्ति तमिलनाडु में आके नागरिकता ले रहा है। सबके जब इस तरह के रिलेशनशिप जोड़ने पड़ेंगे, जिसमें कि 3 आधार आप कनेक्ट करिए, तो अपने आप में एनआरसी हो जाएगी। और ऐसी एनआरसी होगी जिसमें कोई भाग भी नहीं सकता है। और जितने भी जाली आधार कार्ड वाले होंगे वो तो कहेंगे भैया हम तो जुड़ेंगे ही नहीं। एक व्यक्ति अगर जाली है, कहते हैं ना जो चोर होता है या जो बेईमान होता है या ये कहें जो नैतिकताओं से गिरा हुआ व्यक्ति होता है, वो ज्यादा नैतिकता ढूंढता है। तो जो पता है कि हमारा आधार कार्ड फर्जी वाला है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे साथ फर्जी आधार कार्ड वाला जुड़े, चाहेगा मेरे साथ वैध वाला जुड़े। तो अगर आप बांग्लादेश से आए हैं और आप पश्चिम बंगाल के नागरिक बन के कह रहे हैं कि हम बंगाल के हैं जी, पश्चिम बंगाल के, ठीक है, चलो भाई आपके पिताजी गुजर गए, आपका भाई तो कोई होगा, आपका भाई नहीं सही, आपके पिताजी के परिवार से कोई जुड़ा होगा उसके। हाँ, तो कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को जो है जोड़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये चीज और बड़ा एक तरह से कहें कि टेक्निकल तौर पे सरकार को मजबूत करेगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन व्यक्ति फॉरेनर है, कौन विदेशी है, किसको भारत से डिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है। और इस चीज को पूरी तरह से डिजिटल तौर से किया जा सकता है। आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको अथॉरिटीज को बोलने की जरूरत नहीं कि आप आइडेंटिफाई करो कौन बांग्लादेशी है कौन क्या है। आप ऑनलाइन कर दो ओटीपी के साथ, भाई आपको 3 आधार लिंक करने अपने आधार के साथ, चाहे जिसका कर दो अपने परिवार में, और पता चल जाएगा कौन विदेशी है। 6 महीने का समय दे दो, अभी देखो 6 महीने के अंदर पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर 20% आधार ऐसे निकलेंगे जो कि फर्जी हैं और उनको कोई मिला ही नहीं लिंक कराने के लिए। तो जिस व्यक्ति को 140 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है आधार कार्ड लिंक कराने के लिए, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार क्यों ले? और वही फॉर्मर है, वही घुसपैठिया है, वही गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस कर आबादी में एक व्यक्ति नहीं मिला अपना आधार देने के लिए, जोड़ने के लिए, तो तुम्हें तो यहां से जाना ही पड़ेगा। या फिर तुम अपने आप को डिक्लेयर करो कि तुम पागल हो, बैंकरप्ट हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, तुम सड़क पे नंगे घूम रहे हो। अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हो, कोई बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो आपको कम से कम 3 आधार लिंक करने वाला सिस्टम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बहस तो शुरू हुई कि यहाँ पर फॉरेनर्स आकर रहते हैं, घुसपैठे यहाँ पर आकर रहते हैं, नजीर बनेगा असम। लेकिन ये भी सच है कि जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर तो ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, नजीर बनेगा कि असम के लिए तो फिर बाकियों के लिए भी है। लेकिन नहीं लागू होगा तो हमारे दबाव उनके ऊपर बनेगा, क्योंकि हम इस तरह से उन्हें राजनीति करने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम तो सीधे कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति करेंगे, लेकिन इस फैसले के बाद राज्य सरकारें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है वो आगे बढ़ के अपना काम करें। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा कहीं कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो फिर उसका लीगल हल निकलेगा। सबसे ज्यादा डरी तो इस वक्त ममता बनर्जी होंगी ना, 57 नहीं, लाख। ममता ही क्यों डरेंगी? यहाँ अभी अपने आतिशी जी हैं, इनकी भी तो परीक्षा होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में तो डेरा डाला। आप सोचिए, इनकी पार्टी के ओखला से एक विधायक है जो आजकल तिहाड़ जेल में है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको बंद किया है, अमानतुल्ला खान। वो तो रोहिंग्या की बस्ती में जा जाकर उनको एसी, उनको वाटर कूलर और ये सब बांट रहे थे। नहीं, अगर घुसपैठियों का आधार नहीं है, कहिए घुसपैठियों वोटर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आखिर वह कौन सा जादू मंत्र है कि डीएनडी फ्लाईओवर के इधर आते ही लोगों को महंगी बिजली भी पसंद आ जाती है, फ्री की हर चीज फ्रीबीज भी छोड़ देते हैं और अपनी योगी जी की सरकार के साथ खड़े होते हैं। और जैसे डीएनडी के उस तरफ आप होते हैं, दिल्ली के अंदर घुसते हैं, आपको हर चीज फ्री में चाहिए, मुफ्त में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और
और फिर मुफ्त में ये सारी चीजें किस जमात को चाहिए, तो सबको पता है सर, और वो किसका वोट बैंक है वो अगर सबको इस पता है। चीज को जितना देखना भी है इंडी तो आप बैंकों गठबंधन में है चले जाइए। सर, अगर इस चीज को जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं, इंडी गठबंधन की पार्टी, सबके वोटों, सबको इन्हीं के वोट तो चाहिए, इन्हीं के वोटों की तो मारा मारी है। तो चलिए, अब कम से कम एक नजीर तो बना है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, इसके बहुत दूरगामी असर हमको देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत असम से होगी और बाकी राज्य सरकारों पर भी दबाव बनेगा कि वो अपने यहाँ के घुसपैठियों को पहचाने। शुरुआत हमारे घर की महिलाओं से भी होगी, शुरुआत हमारे अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन से भी होगी, शुरुआत हमारे कॉन्ट्रैक्टर से भी होगी, जो जी आप एम्प्लॉयमेंट इन्हें दे रहे हो सिर्फ ये सोच करके कि आपका टारगेट पूरा हो रहा है, नहीं, या आपका पैसा बच रहा है, नहीं, आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और आप अपने आप को फिर देशभक्त कहना बंद कर दो, आप सीधे कह दो कि आप मनी ओरिएंटेड हो, देशभक्ति से आपको कोई लेना देना नहीं है अगर आप बांग्लादेशी व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयमेंट में रख रहे हो। जी धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहीं से शुरुआत होगी, घर से ही शुरुआत होगी। चलिए, अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये फैसला लागू होता है। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।